तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। तुम जब एक गहरी श्वास लेती थी तो उस श्वास का जो प्रभाव था धीरे धीरे तुम्हारे सभी अंगों पर स्पष्ट होता था, दृष्टिगोचर होता था। इसलिए खुली एक उच्छ्वास संग, श्वास लेने के साथ साथ जो मन के भाव थे वो मन के भाव भी तुम्हारे प्रत्येक अंग से झलक रहे थे। अंदर के जो भाव थे वो तुम्हारे अंगों के सौंदर्य से बाहर झलक रहे थे। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारे झुके हुए नयनों से आलोक चमक उतर रही थी। और उतर के कहाँ आ रही थी? अधरों तक। कांपा अधरों पर थर थर थर। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। यानी तुम्हारी झुकी हुई आँखों से जो आलोक था, जो चमक थी, वो उतर के कहाँ तक? होठों तक आ रही थी, और जिसके कारण तुम्हारे होठ थर थर काँप रहे थे, यानी होठों में कंपन हो रहा था। यहाँ आलोक का जो अर्थ है वो लज्जा के रूप में लिया जा सकता है। विवाह के समय जो कन्या होती है, ठीक है, वो अपने सभी परिजनों के बीच थोड़ा सा असहज महसूस करती है, तो इसलिए उसकी जो नयन हैं, आँखें हैं, वो थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं, और उन आँखों से जो लज्जा है वो धीरे धीरे उतर के उसके अधरों तक आती है, और अव्यक्त होने के कारण उन अधरों में वो थर 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 कंपन पैदा कर देती है। देखा मैंने वह मूर्ति धीति। अब यहाँ इन पंक्तियों में कवि अपनी पुत्री को मूर्ति के रूप में देखते हैं। मेरे वसंत की प्रथम गीति, और देखने के साथ ही उनको अपने वसंत के उस पहले गाने की याद आ जाती है जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में गाया था। अब यहाँ पर वो अपनी पुत्री के अलौकिक सौंदर्य को निहारते हैं। पुत्री जो थी वो देखने में कैसी लगती थी? अपनी माँ जैसी लगती थी, और जब आज उसने श्रृंगार कर लिया है तो वो पूरी तरह से उसकी माँ की जो छवि थी, सुंदरता थी, वो उसकी पुत्री में साकार हो उठती है। इसलिए कवि को अपनी पत्नी, दिवंगता पत्नी मनोहरा देवी की भी याद आ जाती है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। अब अपनी पुत्री की सुंदरता की तुलना वे अपनी पत्नी की सुंदरता के साथ करते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने अपनी कविताओं में जिस श्रृंगार का वर्णन किया था, श्रृंगारिक कविताओं में श्रृंगार जिस प्रकार उच्छ्वसित धार बन के निकला था, वो सारा का सारा सौंदर्य सरोज मुझे तेरे सौंदर्य के आगे कमतर लगता है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, और मैंने अपने वसंत का जो पहला गाना अपनी प्रिया के साथ में गाया था, अपनी प्रिया मतलब तुम्हारी माता के साथ में गाया था, आज वो गाना मेरे प्राणों में राग रंग फिर से भर रहा है। यानी यहाँ पे कवि को अपनी पत्नी के उस समय का सौंदर्य का स्मरण हो जाता है जब वो कभी उसके साथ में थी। अपनी पुत्री के सौंदर्य को देख करके उसको अपनी पत्नी के सौंदर्य का स्मरण हो जाता है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना वही। कवि कहता है कि सरोज, तेरा जो सौंदर्य है, तेरा जो रूप है, मानो कि वो रति का रूप है। रति कौन है? कामदेव की पत्नी, ठीक है। माना जाता है कि वो सबसे सुंदर स्त्री है। सबसे सुंदर स्त्री की जो उपमा है वो रति के रूप में दी जाती है। तो रति रूप प्राप्त कर रहा वही, तेरा जो सौंदर्य है वो रति रूप को प्राप्त कर चुका है, यानी तुम रति के समान सुंदर हो। आकाश बदलकर बना मही, और ऐसा प्रतीत होता है कि आकाशवासी तुम्हारी माता का जो सौंदर्य है वो धरती पे आ गया हो, यानी तुम्हारे सौंदर्य में ही मुझे तुम्हारी माता के सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो हूबहू अपनी माँ से मिलती थी। उसके बाद है पंक्तियाँ, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। अब यहाँ आपको पहले बता गया है कि जो विवाह था सरोज का वो रीति से भिन्न था, यानी जो सामाजिक तरीके होते हैं विवाह के, कि रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, आमंत्रण भेजे जाते हैं, उस तरह का कोई भी कार्य
सरोज के विवाह के समय उनके पिता के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि सरोज के विवाह के मंत्र भी उन्होंने स्वयं पढ़े थे। किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया था विवाह के मंत्र भी पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो विवाह था वो रीति से थोड़ा क्या, बहुत कुछ आमूल नवल था, पूरी तरह से हटके था। और जब विवाह हुआ तो उस समय आत्मीय स्वजन कोई नहीं थे, यानी किसी को रिश्तेदार को भी नहीं बुलाया गया था, न आमंत्रण भेजा गया था किसी के पास, और न जिस तरह से रत जगा होता है और महिला संगीत होता है, रात दिन जागते हैं लोग, उस तरह का कोई भी कार्य विवाह में नहीं हुआ। प्रिय मौन एक संगीत भरा, न जीवन के स्वर पर उतरा। तो इस प्रकार यह जो विवाह था वो मौन रूप में रहा, यानी इस विवाह का ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, और इस पूरे विवाह के अंदर कवि को अपने अतीत की सुंदर स्मृति का बोध हुआ। ठीक है बच्चों, ये कविता का केवल आधा भाग है, शेष आधा भाग आपको कल भेज दिया जाएगा। उसका कारण ये है कि आज ये फ़ोन की मेमोरी थोड़ा भर गई है, मैं आपको कल इसको शेष भाग को अवश्य भेज दूँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, घर वालों का ध्यान रखेंगे, और उससे ज़रूर जुड़ना है आपको जो आपको हिंदी गूगल क्लासरूम के बारे में कहा गया था, कोड भेजा गया था, ज़रूर जुड़िए, उसके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं जैसा कि आपको कहा गया था। ठीक है, धन्यवाद।